So, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Now, हम लोग अब इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। पिछले कई एक बार से हम लोग डॉक्टर बॉनिगेसेंस का नाम सुनते चले आए हैं और डॉक्टर बॉनिगेसेंस के दो महत्वपूर्ण पुस्तकों का, उनके रचनाओं का हम लोगों ने अध्ययन किया, रिपर्टरी ऑफ द एंटीसोरिक रेमेडी और रिलेशनशिप का। आज मैं आप लोगों को इनका जो सबसे फाइनल और सबसे जो प्रचलित और सबसे पॉपुलर, लोकप्रिय जो हुआ, जिसका कि इस्तेमाल आज तक कर रहे हैं और आगे वाले आने वाले समय में भी जब तक होम्योपैथी रहेगा उस पुस्तक का महत्व बना रहेगा, वह है थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स। थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स के अभाव में अगर ना यूज करें तो आप सक्सेसफुल होम्योपैथ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यह एक फाउंडेशन है, एक नींव है जिसके माध्यम से हम होम्योपैथी के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, होम्योपैथी को समझ सकते हैं, होम्योपैथी को सिद्धांत का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसका सही ढंग से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छात्रों, आज मैं डॉक्टर बॉनिगेसेंस को के सम्मान में और डॉक्टर बॉनिगेसेंस के इस महत्वपूर्ण पुस्तक के ऊपर मैं कुछ प्रकाश डालने का कोशिश करूंगा, ओवरऑल व्यू डालने का कोशिश करूंगा और इसके विषय में आज बताने का कोशिश करूंगा। आप लोगों को पहले से ज्ञात होगा, बॉनिगेसेंस साहब का पूरा नाम है बैरन क्लेमेंस मार्सिया फ्रांज वॉन बॉनिगेसेंस। बैरन क्लेमेंस मार्सिया फ्रांज वॉन बॉनिगेसेंस। इनका जन्म, जैसा कि मैंने बताया, 1785 ईस्वी में वेस्ट जर्मनी के नीदरलैंड में हुआ था और ये होम्योपैथी के लिए जाने माने पिलर्स हैं। और अगर हैनीमैन के ज़िंदगी में सबसे नज़दीक कोई व्यक्ति आया और हैनीमैन को सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से समझा, वह डॉक्टर बॉनिगेसेंस थे। इनके सभी प्रकाशनों में थेराप्यूटिक पॉकेट बुक सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका कि प्रकाशन 1886 में हुआ था, 1886 हुआ था। और इस पुस्तक में इनकी पहले की 4 किताबों का, पहले के 4 पुस्तकों का समावेश है ना। पहला है रिपर्टरी ऑफ एंटीसोरिक रेमेडी, जो कि 1832 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद में 1835 में रिपर्टरी ऑफ मेडिसिन विच आर नॉट एंटीसोरिक, और तीसरा है किनशिप ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, जो 1836 में प्रकाशित हुआ। और ये सभी के साथ में हिपोक्रेटिक कॉन्सेप्ट का जो इनकी रचना है, ये चारों का समावेश आप डॉक्टर बॉनिगेसेंस के इस थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स में देख पाएंगे। और यह कहते हैं कि ये उभर करके आया और होम्योपैथी को पूरी कंप्लीटनेस को लाया। ये जो ओरिजिनल किताब है थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स, जो कि जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और इसे इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन किया गया, तो आज भी हम लोगों में यह मतभेद है लोगों में कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया, क्योंकि उसकी विस्तृत जानकारी कंफ्यूज्ड है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो है सो नॉट नोन। लेकिन इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन के तुरंत बाद ही हेम्पेल ने इसको ट्रांसलेट किया है, और फिर यह लिटरेचर जो है, ये जो ट्रांसलेटेड लिटरेचर है, इसको ओकी ने व्यवहार किया, सीएम बोगर ने देखा, और टीएफ एलन ने लिखा, और अंत में रॉबर्ट ने, एच.ए. रॉबर्ट ने और एन.सी. विल्सन ने इसको एडिट किया, संपादित किया, माने कि इसमें सुधार लाया। टीएफ एलन बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किए, बहुत इसमें उन्होंने बहुत सारा जोड़ा है और बहुत सारी चीज़ों को हटाया है ना। सो टीएफ एलन को कहते हैं कि जो हम लोग पुस्तक अभी उपलब्ध है, वह एलन के आधार पर ही हम लोग बॉनिगेसेंस ओरिजिनल थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं,
हम लोग यूज कर रहे हैं एलेंस के द्वारा जो अनुवादित और संपादित है ना, अनुवादित और संपादित, जो उसमें ट्रांसलेट किया गया और उसमें जो करेक्शन और एडिशन अल्ट्रेशन किया गया वो 1835 में उसको ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें साइड ऑफ द बॉडीज को इन्होंने ऐड किया है, 120 रेमेडीज लिया है और 4 दवा को इन्होंने हटा दिया। तो इस प्रकार इस किताब में 342 दवा का जिक्र है वर्तमान में। ठीक है, कितना ओरिजिनल में था ये हम लोगों को उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस पुस्तक में जो कि हम लोग ट्रांसलेशन यूज कर रहे हैं वह थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स में टीएफ एलन के द्वारा जोड़ा गया और घटाने के बाद में जो दवा बची वह 342 दवा है, वो इसकी किताब के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स का जो है सो अभी कई एक जगह पर प्रकाशित हो चुका है और इस बुक्स का 3 मुख्य आधार है और इस तीनों मुख्य आधार को हम लोग बाद में फिर से डिटेल्स में जाएंगे। पहला है डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्कॉमिटेंट, दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ जनरलाइजेशंस और तीसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी। कॉन्कॉमिटेंट शब्द से हम लोग वाकिफ हैं, साथ साथ आने वाला विभिन्न जगहों पर को जो लक्षण है उसके सिद्धांत के इसमें समावेश किया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ जनरलाइजेशंस सिस्टम को, रोगी के शरीर को पूरे जनरलाइज करने के बात की गई, ग्रैंड जनरलाइजेशंस की बात कही गई और लक्षणों का जो इंक्लूजन है वह समानता के आधार पर, एनालॉजी के आधार पर किया गया है। इसे हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी कहते हैं। इसलिए 3 बात को हमको दिमाग में रखना है, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्कॉमिटेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ जनरलाइजेशंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी। डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी का मतलब है कि सिम्टम्स को एनालॉजी के हिसाब से समानता के आधार पर कंप्लीट करना, है ना, कंप्लीट करना। क्योंकि पेशेंट से जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो कभी एग्रीवेशंस बताता है, एम्बुलेशंस बताता है, कहीं पर सेंसेशन नहीं बताता है, कहीं पर आपको ये 2 जगह पर ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करता है, सेंसेशन और मॉडलिटीज पर। तो इस सेंसेशन मॉडलिटीज को समानता, दूसरे जगह के सेंसेशन एंड मॉडलिटीज को समानता के आधार पर इसमें जोड़ करके सिम्टम्स को कंप्लीट किया जाता है ना। तो इसको बॉनिगिसेंस को कहा जाता है, ये जो कि कंफर्म नहीं है, लेकिन एक सबको एक बैंड दे दिया गया, एक आधार दे दिया गया और उसके आधार पर पूरे रोगी के पूरे जीवन में सभी भागों के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। इसे कहते हैं रेड थ्रेड इन द कॉरेज ऑफ द ब्रिटिश नेवी। ब्रिटिश नेवी में जो लाल धागा के जैसा सबसे पहचान जाता है, ये ब्रिटिश नेवी है, वो उसी आधार पर इसको हम लोग मान करके चलते हैं। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स और उसके करस्पॉन्डिंग सिमिलिमम जो है सो आधार है इस डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी का। और पेशेंट को वास्तविकता में हम लोग इसको कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं। इसीलिए बॉनिगिसेंस थेराप्यूटिक को इस प्रकार रचना किया गया है कि आप जो अधूरे लक्षण हैं उसको आप पूरा कर लीजिए, है ना। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा करके, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को मिला करके आप पूरा कर लीजिए। लोकेशन को सेंसेशन से, मॉडलिटी से ला करके आप पूरा कर लीजिएगा तो वह सिम्टम्स कंप्लीट हो जाता है, लोकेशन, सेंसेशन एंड मॉडलिटी। तो यानी कि आपके पास में अगर किसी पेशेंट के किसी भाग का मॉडलिटीज है और किसी भाग का लोकेशन है और किसी भाग का सेंसेशन है, तो जब आप रिपोर्टरी में जब सिलेक्ट करने के लिए रूब्रिक्स को सिलेक्ट कीजिएगा तो लोकेशंस को सिलेक्ट कर लीजिएगा, सेंसेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा और मॉडलिटी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो वह आपको तो हम बता रहे थे कि ये टोटलिटी को पूरा करने के लिए, लक्षण को पूरा करने के लिए हम लोग केवल करना कुछ नहीं है, इसमें सोचने की बात नहीं होती है। हम लोकेशंस का, अगर जैसे पेशेंट कहता है कि पेट में दर्द है तो स्टोमक चैप्टर को ले लिए, एब्डोमेन चैप्टर को ले लिए,
अगर कहता है कि पैरों में ठंडा लगने से आराम होता है, तो आप कोल्ड एम्युलेशंस को वहाँ पर आप इनपुट कर लिए, और वह जलने के जैसा होता है तो जलने को आप इनपुट कर लिए। तो ये जो जलना, ठंडा लगना और लोकेशंस का जो है सो मिल करके आपका एक कंप्लीट सिम्टम्स हो जाता है। तो ये एनालॉजी का है, समानता के आधार पर इसको किया गया, और इसको फिजिशियंस को बहुत बड़ा राहत हुआ कि हम लोग समानता को कैसे, इस लक्षण को कैसे पूरा करें। परसेप्टेबल सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, रोगी के अंदर में जितने भी परसेप्टेबल सिम्टम्स थे उसको कई एक भागों में तोड़ करके डिफरेंट और पार्ट में डाल दिया गया, है ना। इसके एक लक्षण रोगी ने जो कहा उसको तोड़ तोड़ करके अलग अलग चैप्टर में डाल दिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है सो फ्रैगमेंट करके जो मिला उस फ्रैगमेंट को फ्रैगमेंट में ही डाल दिया गया। यानी कि जो जैसे जैसे मिलता गया उसको आप इकट्ठा करते जाइएगा। एक मान लीजिए कि आप एक बॉक्स बना लीजिए जहाँ हेड है, तो जो हेड आता जितना भी बात आ गया हेड में डाल दिए। सेंसेशन का बर्निंग है तो सारा बर्निंग को वहाँ पर डाल दिए। लोकेशंस को ये मॉडलिटीज है तो वहाँ पर डाल दीजिए। तो आपके पास में अलग अलग स्थान बन जाता है जहाँ की आप उसको वहाँ जब ज़रूरत हो, अगर बर्निंग का ज़रूरत हो तो बर्निंग को निकाल लीजिए, मॉडलिटी ये सेंसेशन का ज़रूरत है उस सेंसेशन को निकाल लीजिए, और इस प्रकार आपका सिम्टम्स कंप्लीट हो जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट माध्यम बना हम लोगों को कंप्लीट करने के लिए। फिर डॉक्टर बॉर्निगेसन ने प्राइमरी सिम्टम्स और सेकेंडरी सिम्टम्स की बात इसमें करी है। प्राइमरी सिम्टम्स को कहा कि ये जो एलिमेंट ऑफ द सिम्टमेटोलॉजी है उसमें प्राइमरी सिम्टम्स जो होते हैं उसके साथ में कुछ सेकेंडरी सिम्टम्स हुआ करता है। प्राइमरी सिम्टम्स हुआ जो रोगी को है, सेकेंडरी सिम्टम्स जो उसके अंग को है ना। रोगी को अगर आप इस तरीके से देखिएगा, रोगी एक व्यक्ति है और उसके जीवन का सभी पार्ट उसका बिलोंगिंग है, उसका अभाग है, तो वह दो भाग में बढ़ जाता है। और वो हम जैसे कहते हैं कि हमारा ये सामान है, तो आपका सामान के वो प्रॉपर्टी के रूप में हो गया। ये चश्मा मेरा है, ये किताब मेरा है। उसी तरह से आप कहते हो कि ये हाथ मेरा है, ये सर मेरा है, ये मेरा नाक है, मेरा 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 बोलते हैं, है ना। तो प्राइमरी सिम्टम्स में कहते हैं कि हम लोग ऐसे तो मिलता है, हम लोग मेरा से जाते हैं और मैं पर पहुंच जाते हैं। मेरा से शुरू करते हैं, आई से शुरू करते हैं, और हम ये माई से शुरू करते हैं और आई पर हम लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो यही जो तरीका इन्होंने अडॉप्ट किया, इससे हम लोगों को बहुत सारा चीज़ जो है सो पर्टिकुलर सिम्टम्स जो है सो सारे पर्टिकुलर सिम्टम्स जनरल के रूप में समाहित होते लगे। थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स का जो फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है वह टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को कंप्लीट करने के लिए है। फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड टोटली हैनीमैन को फॉलो करता है, वह हूबहू हैनीमैन के आइडिया को फॉलो करने का कोशिश किया है इस थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स में। और बॉर्निगेसन ने कहा कि यह केवल जोड़ नहीं है, दो दो चार पाँच मिलकर के 9 ऐसा नहीं बनता है। टोटलिटी को कहा एक इम्प्रेशन है, एक भाव आपको जो निकलता है, सारे को देख करके आपके मन में कौन सा भाव जागृत होता है। तो ये क्वालिटेटिव टोटलिटी की बात करें, क्वालिटेटिव टोटलिटी, इसके अंदर में जो उपज करके आता है वह क्वालिटेटिव टोटलिटी है। तो डॉक्टर हैनीमैन का जो कॉन्सेप्ट था कि मैन इज सिक, नॉट हिज पार्ट, नॉट हिज बॉडी, तो बॉर्निगेसन ने इसे दिखलाया कि मैन इज जनरल एंड पर्टिकुलर, जो उसके सिम्टम्स हैं उसका पर्टिकुलर है, ठीक है ना, वो उसका पार्ट है, और सबको मिला करके आप जनरल बना सकते हो और एक कहानी भी बना सकते हो। सो टोटलिटी एक ऐसा घटना है जिसके आधार पर आप रोगी के पास में पहुंच जाते हो, आप रोगी को समझ जाते हो कि क्या है ना। तो संख्या पर नहीं जाते हैं हम लोग, उसके मूल भाव पर जाते हैं, उससे क्या निकल करके आ रहा है। ये तीनों फैक्टर्स मिल जाता है तो हम लोग मूल भाव के पास में पहुंच जाते हैं। आपको मैंने बताया था कि लोकेलिटी, सेंसेशन एंड मॉडलिटी, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का इम्पॉर्टेंट पढ़ाई है।
कहा जाता है, एक शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं, रैप ऑफ द फैब्रिक, कपड़ों का आवरण, है ना, कपड़ों का आवरण। यह टर्म जो है सो लोग लीडिंग सिम्टम्स ऑफ द क्रॉनिक डिजीज के लिए यूज किया जाता है। क्रॉनिक डिजीज में हमेशा लोग पर्टिकुलर का आवरण पहन करके आते हैं, कपड़ा पहन करके आते हैं। जैसे हम लोग अभी जब भी आते हैं, कहीं बाहर निकलते हैं, तो एक कपड़े पहन करके शरीर को ढांक करके आते हैं, ठीक है ना। और कहा कि ढांकने से हमको दिखलाई पड़ता है कि ये काला शर्ट है, ये चश्मा है, ये है। लेकिन जब सारे कपड़े को उतार दीजिएगा तो वह आपका असली रूप दिखलाई पड़ता है ना। सारे कपड़े को हटाने के बाद ही ना असली रूप दिखलाई पड़ता है। तो डॉक्टर निगेशंस ने कहा कि अगर आप सारे पर्टिकुलर को हटा दीजिएगा तो आपको खाली जनरल भीतर का रूप दिखलाई पड़ेगा, वही वो आपका टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स होता है। वही टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स है, वही असलियत है, वही वास्तविकता है, रियलिटी है, ठीक है ना। रियलिटी ऑफ द सिम्टम्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द कवर्ड सिम्टम्स। पर्टिकुलर सिम्टम्स तो कभी अपने ज़्यादा है, जैसा रहेगा। आप आज काला कपड़ा पहनोगे, कल नीला कपड़ा पहनोगे, कल टी शर्ट पहनोगे, कल फुल शर्ट पहनोगे, तो अलग अलग बदलता रहता है ना, चेंजेबल है। कहा कि पर्टिकुलर सिम्टम्स जो है सो चेंजेबल हो सकता है मौसम के हिसाब से, इसके हिसाब से, लेकिन जनरल सिम्टम्स जो है सो अपना रूप नहीं बदलता है ना, रूप नहीं बदलता है। यानी कि मनुष्य का भीतर का जो भाव है वह कभी रूप नहीं बदलता है, वह वही रहता है जो है। तो हमें रोगी का इलाज करना है और उसके मूल भाव को समझे बिना रोगी का इलाज हम लोग नहीं कर सकते। तो ये हम लोगों का, मैं आपको इसको समझाने के लिए कहा, रैप ऑफ द फैब्रिक। रैप मतलब ढका हुआ, कपड़ों से ढका हुआ, है ना, कपड़ों से ढका हुआ। तो कपड़ों से ढका हुआ कौन है? पर्टिकुलर हमारा जीवन है। हम लोग सभी कोई समाज में जब निकलते हैं तो अपने को ढांक करके चलते हैं, और कष्ट जो आता है वह ढका हुआ आता है। कभी हाथ पर आता है, कभी पैर पर आता है, कभी यहाँ पर दिखलाई पड़ता है कि नहीं। तो कष्ट कहीं भी दिखलाई पड़ता है, लेकिन होता तो कष्ट तो पहुँचता है भीतर को ही। चाहे पैर में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, कहीं भी कुछ कष्ट हो, महसूस तो हम भीतर में ही करते हैं ना। तो वह भीतर कहाँ है? वह भीतर के पास पहुँचना है ना। कभी अगर किसी मौसम में पैर में दर्द हो रहा है, चोट लगने पर यहाँ पर दर्द हो रहा है, खाना खाने के बाद में यहाँ पर दर्द हो रहा है, ये अलग अलग जगह पर हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है उसके भीतर में ही ना। तो इस चीज़ को समझना, और कहा कि उसको देखने के लिए आपको नंगा शरीर देखना है। नंगा शरीर कैसे देखिएगा? संभव ही नहीं है। तो कहा कि उसके लिए एक माध्यम बना कि इस पर्टिकुलर के हिसाब से आप पर्टिकुलर को जनरलाइज कर दो, तो आप उस पूरे उसके असली तस्वीर, नेचुरल पोजीशंस को आप देख पाओगे। तो ये एक रैप ऑफ द फैब्रिक्स कहलाया। नेक्स्ट है, कहा कि इन द लीडिंग सिम्टम्स अलोन देयर इज नथिंग पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स। एक लक्षण से ही कोई विशेषता जाहिर नहीं होता है। केवल एक बात से विशेषता जाहिर नहीं होता है। सिंगल सिम्टम्स कितना भी आपका महत्वपूर्ण जैसा दिखलाई पड़े, कहा कि वह विशेषता नहीं हो सकता जब तक कि वह समूह में नहीं आता है, समूह में नहीं आता है, ग्रुप में नहीं आता है। कहा कि लीडिंग सिम्टम्स ही है। पेट का दर्द लेकर के आया हुआ है ना, पेट का दर्द लेकर के आया है, लेकिन ये दर्द जो है जो किसी न किसी कंडीशंस के कारण है, और इस दर्द को से आप रोगी के कष्ट को के से इस दर्द जो है जो कष्ट है उससे रोगी के रोग को नहीं समझ सकते, है ना। खाली दर्द से कह दोगे कि इसको ये गैस्ट्रिक पेन हो गया, इसको पेप्टिक अल्सर हो गया, इसको गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, इसको सिरोसिस हो गया, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। दर्द से ही खाली नहीं को बोला जा सकता है, क्योंकि दर्द बहुत कठिन हो सकता है, लेकिन वह इस बात को नहीं बताता है कि वह है क्या। तो कहा कि बहुत सारे जो लक्षण हैं उन समूह को जब एक साथ एकत्रित करोगे तो टोटलिटी बनेगा, और यह जो टोटलिटी बनेगा वह रोगी का
रोगी के असलियत की जानकारी होगी। दूसरी बात, जैसे पेट में दर्द हो गया, लंग्स में इन्फ्लामेशन हो गया, लीवर में कंजेशन हो गया, है ना, या कहीं पर दबाव हो गया, लेकिन ये इन्फ्लामेशन जो है उसमें सैकड़ों दवाइयाँ होंगी, दर्द, पेट के दर्द में हजारों दवाइयाँ होंगी, दवाइयों का संख्या एक एक सिम्टम्स में बहुत सारा है, तो आप किसके पास जाओगे? कहीं ऐसा नहीं है, कोई ऐसा रूब्रिक्स नहीं है, कोई ऐसा दर्द नहीं है जिसमें केवल एक ही दवा इंडिकेट होगा। रिपर्टरी के में जब आइएगा, रिपर्टरी में, तो आप देखिएगा कि एक महाजाल है, महासमुद्र है, जहाँ की हर एक रूब्रिक्स में 50 सैकड़ों दवा है। कौन ले कौन नहीं ले, यह सवाल उठेगा। तो कौन ले कौन नहीं ले का सवाल को पूरा करने के लिए हमें यह बात रखना पड़ेगा, जिसके साथ में यह आया है, जिसके साथ में यह आया है, यह दर्द एक लक्षण के साथ में उसका मानसिकता है, वह साथ में आया है, उसके साथ में उसका भूख है, वह आया है, तो जो सबको एक साथ मिला दोगे तो आप उसके वास्तविकता पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर में पहुंच जाओगे। सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर को जानने के लिए हमको कई बातों को देखना पड़ेगा, कई चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जाकर के वह कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहलाता है और वह सिमिलिमम बनता है, वह संगीत बनता है। सिमिलिमम को कहते हैं हम लोग एक संगीत जैसा है जो कि मैच करता है ना, मैच करता है और उससे एक ज्ञान हम लोगों को मिलता है, ठीक है ना, ज्ञान मिलता है। इसलिए कंप्लीट सिम्टम्स का सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है, कंप्लीट सिम्टम्स का सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है, और इसी आधार पर डॉक्टर बॉर्निगेसेस ने कंप्लीट सिम्टम्स की बात कही, कंप्लीट सिम्टम्स का रचना किया। दूसरा जो है, कॉन्कॉमिटेंट का महत्व तब बढ़ जाता है जबकि वह अनरीजनेबल अटेंडेंस होगा। कॉन्कॉमिटेंट का महत्व तब बढ़ जाता है जबकि अनरीजनेबल होगा, माने विचित्र जैसा दिखलाई पड़ेगा। पेट में दर्द हो रहा है और आपके पैरों के उंगलियों में चुनचुनाहट हो रही है, यह अजीब सा लगता है ना, क्यों हो रहा है, नहीं, जवाब नहीं दिया जा सकता है। कहा कि अनरीजनेबल का ये बोला कर पिक्यूलियरिटी क्यों इंडिकेट करता है, बहुत विशेषता क्यों इंडिकेट करता है, इसीलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द बन जाता है हम लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स और टोटलिटी में समाहित करने के लिए, टोटलिटी में समाहित। तो सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन तब हो सकता है जबकि हम लोग इस सिम्टम्स को कॉन्कॉमिटेंट को समाहित कर सकें, है ना, इसको जोड़ सकें। इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्कॉमिटेंट बॉर्निगेसेस थेराप्यूटिक का एक आधारशिला बना, एनालॉजी जैसे आधारशिला बना, कंप्लीट सिम्टम्स आधारशिला बना, उसी तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्कॉमिटेंट जो है सो बॉर्निगेसेस थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स का आधारशिला बना। इस रिपोर्टरी का जो कंस्ट्रक्शन प्लान है, रचना जो है, उसमें बहुत सारे टाइप में, बहुत सारे वेराइटीज में सिम्टम्स और रूब्रिक्स और के साथ में ड्रग का लिस्टिंग किया गया है। हम लोग अब इसके कंस्ट्रक्शन पर आ रहे हैं, इसके रचना पर आ रहे हैं, उसमें रचना किया गया है। एलेंस के एडिशन में जो टाइप्स का इस्तेमाल किया गया है वह 5 तरह का टाइप्स है। दवा के लिए उन्होंने जो इस्तेमाल किया है टाइप, वह कैपिटल लेटर से लिखा है, एकदम सभी वर्ड कैपिटल से है, तो वह उसको उन्होंने 5 नंबर दिया है। बोल्ड फेस में जो काले से लिखा है उसको 4 दिया गया है, और तिरछा थोड़ा सा है, इटैलिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वह 3 मार्क्स दिया गया है। और रोमन जो प्लेन लेटर में है उसका 2 है, और रोमन जो कि पैरेंथेसिस में है, मैंने ब्रैकेट में दिया हुआ है, वह आपको कहा कि ये क्वेश्चनेबल है, लेकिन कहीं कहीं पर इसको देखा गया है। तो सबसे कंफर्म ये जो कहा कि ग्रेडिंग करने का इसलिए है कि अभी हम लोगों का जो दवाओं का जो क्लिनिकल वेरिफिकेशंस है वह एक अपने डेवलपमेंटल स्टेज में है। एकदम हम 100% कंफर्म होकर के नहीं कर सकते हैं कि यह कंफर्म क्या है। तो मान्यता, रिकॉग्निशंस, किस लक्षण को कितना रिकॉग्निशन मिला, उसी हिसाब से
ग्रेडिंग किया गया है। कैपिटल, बोल्ड, इटैलिक्स, रोमन और रोमन इन पैरेंथेसिस करके कैपिटल किया गया। ये इसके रचना है। इसका जो प्लान है उसको कहते हैं इलास्टिक प्लान, माने कि इसको आप जैसे चाहो खींच सकते हो और जैसे चाहो उसको सिकोड़ सकते हो, यानी कि जितने लक्षण डाल सकते हो और जितना लक्षण इसे निकाल सकते हो। तो इलास्टिसिटी है और इसमें इतना है कि आप रिपोर्टरी के सेपरेट पार्ट, रूब्रिक्स के अलग अलग, मेडिसिन के अलग अलग पार्ट को लेकर के आप इसको कर सकते हो। कहने का मतलब है इस रिपोर्टरी को आप एक कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, कैलकुलेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो और सिम्टम्स को उससे में, लेकिन एक समय में हमेशा है कैलकुलेटर, मतलब कि मैकेनिकल नहीं होना है, हमें इसके इंडिविजुअलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि मैकेनिकल होने से नहीं हो सकता है, इसे विस्तृत रूप से जानना है। इसलिए डॉक्टर बॉनिगिसन्स को लोगों ने कहना शुरू कर दिया था सेज ऑफ मुनिस्टर, सेज ऑफ मुनिस्टर। मुनिस्टर जगह का नाम है, वहाँ का एक संत, इन्होंने इनको संत की संज्ञा दी गई, डॉक्टर बॉनिगिसन्स को संत की संज्ञा दी गई क्योंकि इन्होंने एक मेडिसिन में स्पिरिचुअलिटी की बात को दोहराया। हेनीमैन ने जो आध्यात्मिक बात है, वो तो मैन इज सिक, मैन मनुष्य, वह चीज को दोहराया और वह बहुत महत्वपूर्ण बना। तो ये आप देखिएगा कि डॉक्टर हेनीमैन का होम्योपैथी जो है सो बिना स्पिरिचुअलिटी के पूरा नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी होने से ही आप ये होम्योपैथिक चिकित्सक होते हैं। आपके अंदर में थोड़ा सा अगर अध्यात्म के प्रति, भगवान के प्रति और अपने जीवनी शक्ति के प्रति अगर विश्वास नहीं पूरा होता है तो आप होम्योपैथिक चिकित्सक नहीं बन सकते। डॉक्टर केंट ने बड़ा सटीक रूप से कहा, वन कैन नॉट प्रैक्टिस होम्योपैथी इफ ही हैज गॉट नो फेथ इन द गॉड। भगवान में अगर उसे विश्वास नहीं है तो वह प्रैक्टिस होम्योपैथी नहीं कर सकता है। तो छात्रों, इस महान संत मुनिस्टर के संत बॉनिगिसन्स को हम लोग नमन करते हैं इस के लिए कि उन्होंने हम लोगों को एक ऐसा यंत्र दिया, ऐसा टूल्स दिया जिसके माध्यम से हम उसके जीवन को, भीतर के आत्मा को अध्ययन कर सके, देख सके, है ना। आपको एक ऐसा यंत्र मिल जाए जिसे भगवान का दर्शन हो सके तो आपके लिए जीवन सफल हो जाता है। उसी तरह से रोगी के जीवन को देखने का एक अगर यंत्र मिल जाए इस थेराप्यूटिक पॉकेट बुक के माध्यम से तो वो आपका दवा का सटीक हो जाता है, दवा सिमिलिमम हम लोगों के पास में हो जाता है। कुछ बातें और बता करके मैं यह लेक्चर को समाप्त करूंगा और इस लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा अगले लेक्चर के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों का ये लेक्चर बहुत लंबा अभी और चलेगा, है ना। इसमें बहुत सारे टाइपोग्राफिकल एरर हैं जिसको कि हटाए गए, छाटे गए और करेक्शंस किए गए हैं। और लेटेस्ट जो है सो हम लोग इसके जो ओरिजिनल बॉडी पॉकेट बुक्स का TF एलन के आधार को ही मान करके हम लोग ओरिजिनलिटी का आधार मान करके चलते हैं। TF एलन के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि TF एलन का जो कंट्रीब्यूशन है होम्योपैथी में अथाह सागर देने का है, समुद्र। होम्योपैथी में दवाओं का उन्होंने एक जो समुद्र दिया, समावेश कराया, वह TF एलन का है। और आप सभी देखते हैं कि TF एलन के 12 वॉल्यूम में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथिक मैटेरिया मेडिका है, 12 वॉल्यूम में है, जो अपने आप में महान ग्रंथ के रूप में है ना, महान ग्रंथ के रूप में है। तो आप डॉक्टर TF एलन के और TF एलन के जो इंसाइक्लोपीडिया में जब आप जाइएगा तो वहाँ पर आपको पेशेंट के जो ड्रग प्रूविंग्स के रिकॉर्ड हैं आपको देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि लोगों ने कितना मेहनत किया दवा को सिलेक्शन करने के लिए। तो डॉक्टर TF एलन की शुद्धता को हम लोग मान्यता को हम लोग आधार मानते हैं और बॉनिगिसन्स के सही ट्रांसलेटर के रूप में हम लोग उसको मान करके इस थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स का सारा होम्योपैथिक संसार आज इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो छात्रों, आज का विषय मैं इसके टेक्निकल स्ट्रक्चर पर नहीं अब जाना चाहूँगा। मैंने केवल आज फिलोसॉफिकल स्ट्रक्चर की बात मैंने करी। आज फिलोसॉफिकल स्ट्रक्चर के बाद में इसका प्रारूप का, इसका डॉक्यूमेंट्स का स्ट्रक्चर की बात मैं करूँगा।
और वह अगले लेक्चर्स में हम लोग उसको टेकअप करेंगे अगले इसमें। और इस दोनों लेक्चर को जब आप मिला करके देखेंगे तो आपको थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स का कंप्लीट ओवरव्यू दिखलाई पड़ेगा। क्योंकि हम लोग का समय रिस्ट्रिक्टेड है और मैं समझता हूँ कि 2 टुकड़ों में थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स को सुनना हम लोगों के लिए अधिक उपयुक्त होगा और हम लोग इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। और मैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग को यह बात समझ में आ रहा होगा। छात्रों, एक बात का दिमाग में रखिएगा, जब भी मन में सवाल उठे पूछने से संकोच कभी मत कीजिएगा। जब भी मन में कोई सवाल उठे पूछने से संकोच कभी मत कीजिएगा। आप व्हाट्सएप पर मुझे या मोबाइल पर फ़ोन करके, मेरे नंबर पर फ़ोन करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, अपने शंका का समाधान कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब तक मन में क्लैरिटी नहीं आएगी, स्पष्टता नहीं आएगा, आप रिपोर्टरी के प्रति आपका आस्था जागृत नहीं होगा। तो रिपोर्टरी के प्रति आस्था जागृत कराना ही हमारा इस रिपोर्टरी को पढ़ाने का उद्देश्य है। आस्था आपकी जग गई, आपके प्यास बढ़ गया, आप रिपोर्टरी का इस्तेमाल जिंदगी भर करते रहिएगा। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सबों को हार्दिक बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं और फिर अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं।